Hello students, so I'm here with yet another daily newspaper analysis of The Hindu, and I hope you're following the paper consistently. And since the day one till now, there is not even a single day I skip reminding you that how much it is important for you to read newspaper and उसको कैसे syllabus से connect करना है. syllabus देखते रहो, जो भी articles आप पेपर में पढ़ रहे हो उसको अपने syllabus से connect करो. previous year question paper देखोगे किस तरीके से उन topics पे या similar topics पे questions पूछे गए हैं, और जब जैसे जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग न्यूज़पेपर में बढ़ती जाएगी आप ये देखोगे कि मोस्टली क्वेश्चंस काफ़ी जो टॉपिक्स कवर करता है न्यूज़ में वो रिपीट होता है. अगर लगातार एक महीना आपने पेपर पढ़ लिया, मैं चैलेंज करती हूँ कि आपका जो टाइम है वो धीरे धीरे घटता जाएगा, लेकिन पहला मंथ जो है आपको एफर्ट काफ़ी अच्छे से देना पड़ेगा. ऑलमोस्ट एवरी मंथ, एवरी सेकेंड थर्ड मंथ मेजर जो न्यूज़ है वो स्टैटिक ही रहता है, सिर्फ उसमें कंटेंट चेंज होता रहता है. जैसे मेरे व्यूज़ कुछ और हैं, या आप एज एन ऑथर आपको आंसर लिखने के लिए दे दिए या कोई आर्टिकल लिखने के लिए दे दिया जाए तो आपके व्यूज़ कुछ और हो सकते हैं. फैक्ट वही यूज करेंगे, एनालिसिस डिफरेंट हो सकता है, उसी एनालिसिस को आपको समझना है. और अगर लगातार आपने 1-2 महीने पेपर पढ़ लिया, आपका टाइम पीरियड अपने आप घट जाएगा न्यूज़पेपर रीडिंग में. ठीक है, तो मैं आपको ये बात प्रूव करूंगी. तो सबसे पहले चलो ये देखते हैं कि व्हाट आर द न्यूज दैट यू हैव टू कवर टुडे फ्रॉम द न्यूज़पेपर, एंड द 2 आर्टिकल्स आउट ऑफ द एडिटोरियल पार्ट वी विल बी टेकिंग इन डिटेल अलॉन्ग विद क्वेश्चंस एंड ऑल. तो ध्यान से सुनिए और समझिए. तो पहला जो न्यूज़ है, आपको जैसे मैंने बताया कि आई हैव प्रॉमिस दिस थिंग दैट आई विल बी मेंशनिंग ऑल द आर्टिकल दैट यू हैव टू रीड, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई पढ़ना क्या है रेस. ठीक है, तो पहला जो आर्टिकल है, हाफ हार्टेड क्लाइमेट चेंज वर्डिक्ट, होल्ड इट, वी विल बी डिस्कसिंग इट इन डिटेल. बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, रेपिटेटिव है. मैं बता रही हूँ कि जब पहली बार सुप्रीम जब ये कुछ पिटिशनर्स ने फाइल किया कोर्ट में, भाई दैट देयर इज अ डिस्ट्रक्शन ऑफ द हैबिटेट एंड देयर इज अ लॉट किलिंग ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इन राजस्थान एंड गुजरात एरिया, क्योंकि वहाँ पे जो ओवरलेइंग पावर लाइंस थी सोलर और विंड एनर्जी की, उसकी वजह से हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होता है एंड लॉट ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्स वर बीइंग किल्ड. तो कोर्ट कम अप विद द जजमेंट एंड सेड भाई बैलेंस करिए, है ना, एनर्जी प्रोडक्शन में, जो रिन्यूएबल एनर्जी है उनका प्रोडक्शन में, और जो लाइफ है फ्लोरा एंड फौना की जो भी, उनको बैलेंस करके रखिए. द टू शुड बी इन द बैलेंस. तो उन्होंने बोला कि जो ओवरलेइंग ऑफ द पावर लाइंस है उसको अंडरग्राउंड कर दो. फिर गवर्नमेंट ने बोला, और बहुत सारे एरियाज में बैन कर दिया गया एनर्जी प्रोडक्शन का, उस जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ऑक्यूपाई करते हैं. फिर द गवर्नमेंट केम अप अपनी साइड ऑफ द स्टोरी की, हमारे जो कमिटमेंट्स हैं एनर्जी प्रोडक्शन की रिन्यूएबल एनर्जी से, वो कैसे कंप्लीट होंगे अगर इस तरीके का कंप्लीट बैन हो जाएगा उस एरिया में, क्योंकि एनर्जी प्रोडक्शन में, क्योंकि वो जो गुजरात एंड राजस्थान है, दे आर हाई पोटेंशियल एरिया फॉर विंड एंड सोलर एनर्जी. तो और जो अंडरलेइंग ऑफ द पावर लाइंस है, दे आर क्वाइट कॉस्टली ऑल्सो, क्वाइट अनअचीवेबल. तो एक बैलेंस तरीके से कोर्ट ने फिर जजमेंट दिया, और कुछ चीज़ों को जो ब्लैंकेट बैन दे दिया था उसको हटा दिया गया, और बोला कि बैलेंस रखिए बिटवीन द एनर्जी प्रोडक्शन एंड द लाइफ ऑफ द फ्लोरा एंड फौना सेविंग. एंड ऑल्सो कोर्ट गेव दिस जजमेंट दैट देयर शुड बी राइट टू लाइफ में राइट अगेंस्ट एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज भी होना चाहिए. तो दिस वॉज अ कंप्लीट इन डिटेल इलाबोरेटेड एनालिसिस वी डिड वे बैक. सेम पॉइंट, सेम टॉपिक, सेम फैक्ट्स अगेन इस आर्टिकल में यूज किए गए. अगर आपने वो आर्टिकल्स पढ़े होते, न्यूज़पेपर लगातार कवर कर रहे हो, तो ये न्यूज आराम से आप स्किप कर सकते थे. लेकिन फॉर द न्यू वॉचर्स, लेट मी डिस्कस दिस इन डिटेल. लेट्स सी द आर्टिकल्स. बाय द वे, सो देयर आर दोज न्यूज आई हैव मेंशन ऑन द फर्स्ट पेज. यू कैन ओपन द न्यूज़पेपर, टिक मार्क इट एंड रीड इट. जो सिंपल न्यूज है वो बहुत ज्यादा एनालिसिस की जरूरत नहीं, आप खुद से पढ़ सकते हैं और खुद से समझ सकते हैं. ठीक है, चलिए सीधा 2-3 आर्टिकल को डिटेल पढ़ते हैं, जो कि आपके एग्जाम पर्टिकुलरली मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. सो दीज आर द न्यूज. प्लीज ओपन योर न्यूज़पेपर एंड टिक मार्क इट एंड स्टार्ट रीडिंग. नाउ द एडिटोरियल डिस्कशन, अ हाफ हार्टेड चेंज वर्डिक्ट. तो पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं जिससे आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आएगा. Supreme Court of India's extension of the constitutional right to life and equality to the right to be free of ill effects of climate change. जैसे मैंने बोला कि Supreme Court said that there should be under right to life, there should be right against the adverse impact of the climate change होना चाहिए. ठीक है, so this is the context. And now just a minute. Yes, so this was the context, because टेंशन क्या है कि भाई जो वर्ल्ड है,
ठीक है, लाइफ जो है दैट इज मूविंग, अर्थ का जो टेम्परेचर है दैट इज मूविंग टुवर्ड्स 1.5 डिग्री सेल्सियस राइज इन एवरेज टेम्परेचर, दैट इज हैपनिंग एंड दैट इज क्वाइट अ कंसर्न फॉर द एंटायर ह्यूमैनिटी एंड द अर्थ, कंप्लीट फ्लोरा एंड फौना ऑन द अर्थ। तो ये जजमेंट जो है अब बोल रहा है कि जो ये फ्लॉ, देयर इज अ फ्लॉ इन द जजमेंट, ठीक है, देयर इज अ फ्लॉ इन द जजमेंट, इट इज बीइंग सेड। अब फ्लॉ क्या था, जैसे there is a conservation of the great Indian bustard, all these things we've already read, these are the contexts we've already I mentioned and gone. Now concerns dekhte hain, what is the concerns with the judgment? The first concern is for one, the government includes in non-fossil fuel and renewable energy large hydropower and nuclear power plants. तो concern तो ये है। second concern क्या है mega solar and wind projects to have huge adverse impact, ठीक है, आपने बोला कि भाई जो सोलार एंड विंड एनर्जी है दोज आर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड दैट शुड बी इंक्रीज इन दी कंप्लीट बास्केट ऑफ एनर्जी ऑफ द इंडिया, बट फिर सोलार और जो विंड एनर्जी है उसके भी एडवर्स इंपैक्ट है। एग्जांपल्स, ये एग्जांपल्स नोट डाउन करने की जरूरत है और एग्जांपल्स आप अपने आंसर्स में यूज कर सकते हो। पहला एग्जांपल, फॉर इंस्टेंस द ह्यूज Pavagada solar park in Karnataka has taken away grazing and agricultural land and destroyed wildlife. Second example, in Chantang, Ladakh, a proposed 13 GW solar power project will take up over 20,000 acres of fragile ecosystem, crucial for unique wildlife and nomadic pastoralism that produces famous pashmina wool. तो ये दूसरा एग्जाम्पल है जहाँ पे आप ये प्रूव कर सकते हो, देख सकते हो कि किस तरीके से इवन सोलार और विंड एनर्जी जो पावर प्रोजेक्ट्स है दैट इज हैविंग अ एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द फ्लोरा एंड फौना ऑफ दैट पर्टिकुलर इकोलॉजी जहाँ पे ये प्रोजेक्ट्स लिए जा रहे हैं। सेकेंड, अनदर वन प्रपोज्ड ओवर 1400 acres next to the Chari-Dhan कंजर्वेशन रिजर्व इन कच्छ गुजरात, सो दिस इज अनदर एग्जांपल। थर्ड, इसका कंसर्न क्या है कि इवन जो इनके प्रोजेक्ट्स हैं उनका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट भी कैरी नहीं हो रहा है, दिस प्रोसेस नॉट बीइंग टेकन अप। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट से ये पता चलता है कि जो उस प्रोजेक्ट का जो उसका फाइनल आउटकम है उसकी वजह से कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं है, तो जो प्रोजेक्ट का उसका इम्पैक्ट, ओवरऑल इम्पैक्ट एसेस होता है थ्रू इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। नेगेटिव प्रॉब्लम क्या है कि जो ये प्रोजेक्ट्स जो लिए जा रहे हैं उन प्रोजेक्ट्स का EIA भी नहीं कैरी किया जा रहा है, सो दिस इज अनदर कंसर्न व्हिच इज बीइंग हाइलाइटेड बाय द राइटर। नाउ थर्ड पॉइंट क्या है, डिस्पाइट सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी द गवर्नमेंट इज नॉट रिड्यूसिंग इन्वेस्टमेंट द कोल। भाई जब हम बात कर रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी में हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ना चाहिए क्योंकि हमारे डिपेंडेंस कोल की तरफ घटना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, देयर इज स्टिल इन्वेस्टमेंट इन द कोल सेक्टर, ठीक है, उसकी वजह से तो फायदा ही क्या, रिन्यूएबल एनर्जी आप बढ़ा रहे हो लेकिन जो कोल है द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द ग्लोबल वार्मिंग, जो थर्मल पावर प्लांट्स है ग्लोबल कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द राइज इन द टेम्परेचर है, सो वी आर नॉट डूइंग दैट, देयर इज नो डिक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट। सो प्रॉब्लम क्या है इससे, now in many of these government agencies have enabled corporate entities especially those closest to New Delhi's power corridors to sidestep environmental laws। मतलब बहुत सारी जगह न्यू कोल माइनिंग ब्लॉक्स भी आप अलॉट कर रहे हो, देखो न्यू कोल माइनिंग ब्लॉक्स कंटिन्यू टू बी गिवन ए ग्रीन सिग्नल, न्यू आप कोल ब्लॉक्स भी अलॉट कर रहे हो, कोल प्रोडक्शन भी हो रहा है, थर्मल पावर प्लांट्स में भी इन्वेस्टमेंट बढ़ ही रहा है, तो मतलब क्या है, तो ऑल्टरनेटिव क्या है, ऑल्टरनेटिव तो है ही नहीं, रिन्यूएबल एनर्जी का आप तो इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हो, सोलार एनर्जी एंड विंड पावर एनर्जी आप बढ़ा रहे हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट इन कोल में बढ़ने घट नहीं रहा और कोल ब्लॉक्स अलॉट हुए जा रहे हैं, सो दिस इज अनदर कंसर्न व्हिच हैज बीन हाइलाइटेड। तो नाउ सोल्यूशन, एक ऑल्टरनेटिव शुड हैव बीन कंसिडर्ड। So this is the point that court's blanket acceptance of such energy transition undermines its own assertion regarding clean and healthy environment being a fundamental human rights. If you are suggesting something but you are not working on the alternatives, the solutions, then what is the complete fuss about? That is the question which has been asked by the writers and this is very relevant. The next point that you need to see from here, the problem with the Indian model. What climate should actually mean then? अगर हम climate right की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या है? India's model of development heavily focused on mega industrial infrastructure and extractive projects that cause deforestation and displacement of communities is fundamentally violative of constitutional rights. जो constitutional rights है for right against the adverse impact of the climate change, जो उसकी बात कर रहा है, even कोर्ट भी बोल रहा है अपने जजमेंट में, तो वो हो कहाँ से रहा है, दैट इज नॉट बीइंग अचीव्ड, क्योंकि
still there is a heavy focus on mega industrial and infrastructural and extractive projects like कोल ब्लॉक्स अभी भी अलॉट हुए जा रहे हैं, ठीक है, कोल में इन्वेस्टमेंट अभी भी बढ़ रहा है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं वो वायलेट हो रहे हैं हमारे। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट लाइन इज द प्रॉब्लम विद द इंडियन मॉडल। अब तो ये हमने देख लिया, नेक्स्ट लाइन इसमें ये पढ़ो आप कि एग्जाम्पल है ये, that will deforest, जो ये when the government proposes an infrastructure project that will deforest 130 square kilometer of pristine rainforest and take up lands reserved for scheduled tribes in Great Nicobar। कुछ दिन पहले हमने एक और आर्टिकल डिस्कस किया था जिसमें हमने देखा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज कम अप विथ 3 इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स इन ग्रेट निकोबार एरिया, जिससे पूरा वहां का इकोसिस्टम हाईली थ्रेटेंड है। क्यों? क्योंकि वहां पे 130 स्क्वायर किलोमीटर प्रिस्टीन रेन फॉरेस्ट एंड लैंड जो रिजर्व जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के हैं वहां पे बहुत बुरी तरीके से डिफॉरेस्टेशन ड्राइव लेना पड़ेगा अगर उन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीटली इंप्लीमेंट करना है। तो अगर इस तरीके के प्रोजेक्ट्स अभी भी गवर्नमेंट प्रपोज कर रही है और ला रही है, देन वेयर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, वेयर इज आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स इज एंश्योर्ड? ऐसा तो वायलेटिव है एक्चुअली, even if we particularly talk about the scheduled tribes in Great Nicobar. So this is the question which has been asked. Then a solution, a concluding remark has been mentioned, और introduction conclusion लिखना आप जरूर सीखिए, ठीक है, this is very important. If you start well, you end well, your answers, your main body is already written well. So start understanding how to write an introduction, start understanding how to write a conclusion. और conclusion और introduction को समझने के लिए ही, ओपिनियन फॉर्म करने के लिए हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, पर्टिकुलरली एडिटोरियल पढ़ते हैं, ठीक है। सो दिस इज योर कंक्लूडिंग रिमार्क व्हिच हैज बीन मेंशन। उसमें एक सजेशन है, इट शुड बी डायरेक्टिंग द गवर्नमेंट टू री एग्जामिन सच प्रोजेक्ट्स। तो प्रोजेक्ट्स को री एग्जामिन करिए, EI कंडक्ट करिए सो दैट वी नो द इम्पैक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स, ऑल दिस थिंग्स शुड बी टेकन केयर ऑफ, ठीक है। एंड नाउ थ्रू दिस extra reading content which I provide every day for you, that handout you can download from the Telegram channel of Tathastu ICS Crack UPSC by Dr. Tanujan. There every day these handouts are uploaded. You can download this, you can read and revise. This will help further also when you want to come back on this particular topic and revise, ठीक है। So this is the extra reading. So this article was important for which part of your syllabus? For GS paper 2 Indian polity, particularly judiciary, and also for GS paper 3 environment ecology, ठीक है। So context क्या है? Context हमने देख लिया, introduction भी देख लिया, what are the arguments put forth by Supreme Court in judgment, that we already discussed in detail through the article. Significance of the judgment, flaws क्या है, that also we looked at. Lack of consideration of the alternatives, हमने बोला कि वो alternatives आप कंसिडर ही नहीं कर रहे हो, आप एक प्रॉब्लम बता रहे हो, सोल्यूशन बताने की कोशिश करो, बट ऑल्टरनेटिव नहीं दे रहे हो। ऑल्टरनेटिव तो दो अच्छा जिसमें वर्क किया जा सके। नाउ एक्सपैंडिंग द पॉजिटिव पोटेंशियल, कंक्लूजन हमने जैसे बताया कि कंक्लूजन समझने की जरूरत है। जैसे आप, मैं हमेशा इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन मेंशन करती हूँ, जितने भी एक्स्ट्रा रीडिंग आई प्रोवाइड यू ऑन द टॉपिक्स, आई ऑलवेज मेक श्योर दैट आई एम प्रोवाइडिंग यू कंक्लूजन सो दैट यू ऑल्सो स्टार्ट लर्निंग हाउ टू राइट कंक्लूजन। और थीम वाइज कंक्लूजन आपके प्रिपेयर्ड होने चाहिए, जिससे आपने टॉपिक देखा और आपका कंक्लूजन ऑलरेडी माइंड में बना हुआ है। रटना पड़ता है कंक्लूजन भी, ठीक है, तुरंत एग्जाम में देन एंड देयर आप कंक्लूजन नहीं बना सकते हो, आपको कंक्लूजन्स बहुत सारे थीम्स पे रट के रखना पड़ेगा। जैसे उस टॉपिक पे दिखा तो आप थोड़ा बहुत चेंजेस करके इंट्रोडक्शन कंक्लूजन लिख के काम खत्म करो और अपना टाइम बचा लो, ठीक है। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते हैं। यू शुड नो व्हाई दिस काइंड ऑफ आर्टिकल्स आर सिग्निफिकेंस कैसे पता चलता है व्हेन यू लुक एट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। सो लुक एट दिस क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड इन 2022 GS मेंस। Read the article, read the question. Discuss global warming and mention its effects on the global climate. Explain the control measures to bring down the level of greenhouse gases which cause global warming in the light of Kyoto Protocol 1997. So this was the question which was asked in Mains 2022. Second question, it appeared in 2021, ठीक है, 250 words में। क्या question है? Describe the major outcomes of 26th session of Conference of Parties COP United Nations Framework Convention on Climate Change. What are the commitments made by India in this conference? So this is another PYQ. Now ये तो PYQ है, इससे आपको पता चलता है सिग्निफिकेंस, जो टॉपिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं इससे आपको सिग्निफिकेंस पता चल रहा है कि यूपीएससी क्वेश्चंस पूछता है इन टॉपिक्स पे भाई। और जो आर्टिकल्स में, जो न्यूज में हम पढ़ते हैं, बिल्कुल उन्हीं आर्टिकल्स, उन्हीं कंटेंट को यूज करके हम इन आंसर्स को, इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से, बहुत ईजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं। फैक्ट्स दिया, डेटा दिया, रिपोर्ट दिया, व्हाट एल्स डू यू रिक्वायर टू राइट अ गुड आंसर।
देन प्रैक्टिस क्वेश्चन, अब इस पर्टिकुलर टॉपिक पे किस तरीके का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेट्स लुक एट दैट एंड प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. लिखो, आर्टिकल पढ़ो और जस्ट मेक अ रफ आंसर फॉर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन. तो क्या है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियाज रीसेंट रूलिंग एक्सटेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू एनकम्पास प्रोटेक्शन फ्रॉम क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स. हमने ये देख लिया कि सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू लाइफ को जो है वो एक्सपैंड कर दिया और इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में ये भी इंक्लूड कर दिया कि देयर शुड बी protection from climate change impacts as well. Next, evaluate the potential implication of the judgment's flaws in overseeing the country's energy transition strategies. और हमने बहुत डिटेल तरीके से आर्टिकल में पढ़ा, समझा और मैंने एक्स्ट्रा कंटेंट भी दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हो और बहुत इजीली से ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो. ठीक है, सो डन विद दिस, लेट्स मूव टू द सेकेंड आर्टिकल एंड दैट इज अबाउट India's press freedom has rapidly declined in recent years. So this is the second article that we are going to read in detail. India's press freedom has rapidly declined in recent years. कुछ facts हैं, ठीक है, एक रिपोर्ट्स के बेसिस पे. डेफिनेटली ये फैक्ट आपको याद होना चाहिए. अगर आपको पता हो, प्रेस या मीडिया जो है उसको हम फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं. ठीक है, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी क्या, प्रेस या मीडिया को बोलते हैं. तो प्रेस जो फ्रीडम है, देयर शुड बी फ्रीडम फॉर द प्रेस सो दैट दे कैन एक्सप्रेस freely, they can bring up the information freely without being sanctioned, without fear of some sanction which can be posed on them. ठीक है, so there should be press freedom and press freedom index. अब एक there is an publications which is brought by Without Borders. There is a report, ठीक है, and there is you know this index, press freedom index, that is brought by Reporters Without Borders. ठीक है, तो इसके हिसाब से क्या सिचुएशन है, कॉन्टेक्स्ट पढ़िए. डेटा, ये डेटा आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट डेटा है. इंडिया इज रैंक 159. व्हाट इज द रैंकिंग, 159 आउट ऑफ 180 नेशंस. कितना नीचे है. कंसिडर्ड इन दी 2024 एडिशन ऑफ द प्रेस फ्रीडम इंडेक्स. प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन ले आता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स. प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंग्स प्रेस फ्रीडम इंडेक्स. रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स इज द राइट आंसर. तो ये है आपका कॉन्टेक्स्ट. ठीक है, so this is the line you have to remember, you have to mugify. ठीक है, अब next important चीज है जो I want you to look at from this article is this line. Read this. According to the index, press freedom in India is currently comparable to that of occupied Palestinian territories. समझ रहे हो कितना बुरा हाल है. जो ऑक्यूपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरी है, इंडिया का प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में उससे भी बुरा हाल है. इंडिया को वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बोला जाता है और इतना बुरा हाल है कि फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी दैट इज प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, उसका सिचुएशन ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन टेरिटरी से भी बुरा है. एंड देन फर्दर द यूएई क्या है, इट्स एन एब्सोल्यूट मोनार्की. एब्सोल्यूट मोनार्की, ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन टेरिटरी, और टर्की जो कि एक फ्लॉड डेमोक्रेसी बोला जाता है, एंड रशिया ऑथोरिटेरियन रिजीम बोला जाता है. उससे भी बुरा हाल इंडिया का है, जो कि जिसे इंडिया को वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बोला जाता है. वो हाल है इस कंट्री में, ये सिचुएशन है प्रेस का. सो लुक एट द ग्रीन सिचुएशन ऑफ प्रेस फ्रीडम इन इंडिया. नेक्स्ट लाइन, लुक एट दिस that I want you to note down and remember this fact. Among South Asian nations except Bangladesh, all the countries rank better than India in the latest list. मतलब हमारा हाल पाकिस्तान से भी बुरा है. ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं, पैलेस्टाइन ऊपर है, टर्की भी ऊपर है, इंडिया 159 पे है और रशिया थोड़ा मतलब रशिया के काफी क्लोज है, रशिया से ऊपर है. ठीक है, यूएई से थोड़ा ऊपर है लेकिन क्लोज है. ठीक है, अब नेक्स्ट ये लाइन, आप लुक एट दिस टेबल. Norway is on the first rank, Sri Lanka is on 150th, Pakistan 152, Palestine 157, Turkey 158, India 159. ठीक है, so इंडिया की रैंकिंग आपको याद होनी चाहिए. पाकिस्तान, श्रीलंका इज अबव, पैलेस्टाइन इज अबव इंडिया, दैट यू शुड रिमेंबर. नॉर्वे इज द फर्स्ट. ठीक है, so this is the article, this is content from the article that I want you to note down. And now, as I always tell you, now understand the significance of the news article that you're reading, connecting with the syllabus. तो किस syllabus के किस part से important है, GS paper 2 governance. All right,
So context क्या है? In 2024 that we already read, press freedom index places India 159 out of 180 countries. Now इस आर्टिकल के बेस पे क्वेश्चन कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, या कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आया है, कोई क्वेश्चन आया है इस टॉपिक पे बेस पे देखते हैं. What do you understand by ISASIN UPSC Civil Services Examination 2014? What do you understand about the freedom concept of freedom of speech and expression? बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं तो बोल रही हूँ कि आप इस PY को भी प्रैक्टिस कर लो. So what do you understand with the concept of freedom of speech and expression? Does it cover hate speech also? Why do films in India stand on slightly different films? ठीक है, plain from other forms of expression. Discuss. ये बहुत टफ क्वेश्चन बोला गया था जब 2014 में मेंस में आया था. कई लोगों ने उतने अच्छे से जस्टिफाई नहीं किया था. इसको बोला गया था दिस इज इन मॉडरेट टू डिफिकल्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन. ठीक है, सो दिस इज काइंड ऑफ क्वेश्चन विच यूपीएससी आस्क. लेट्स अंडरस्टैंड कि इस आर्टिकल के बेस पे क्या कोई क्वेश्चन बन सकता है. यस, देयर इज. प्रैक्टिस क्वेश्चन. एग्जामिन India's ranking in 2024 Press Freedom Index and discuss its implication in the global context of media freedom. 150 words, 10 marks. ठीक है. So let's see. There is this question. So now I have provided you some extra content, additional reading. First is press freedom threats and impacts. This is not mentioned in the article. This is the extra content, extra reading for you to cover the this particular topic in entirety. तो पहला क्या है? What are the threats which are there being posed on press freedom in India? So political interference is there, violence is there against journalists, legal challenges are there. कैसे? Laws like sedition and defamation are often misused to suppress dissent and investigate journalism. ऐसा बहुत British colonial era type का नहीं लग रहा है law ये. There was also a lot of curtailment on the rights of the press in India during British era. So we are continuing with the same kind of laws. Why in a democratic country like India we are continuing with such kind of laws? This is one of the challenges. Economic pressure is there. Media ownership by corporations, political entities leads to self-censorship to protect interests. बहुत सारे जो media houses है, they are being owned by the large corporate houses, and large corporate houses has to have some government facilitation in their favor. So उसकी वजह से वो डर के भी बहुत freely content provide नहीं कर पाते. They are not able to speak up. Impact क्या है? Having poor press freedom in any country, it diminishes the democracy, it diminishes the transparency. Citizens को सही information नहीं पहुंच पाती है. ठीक है, और uninformed citizens or poorly informed citizens is a poor voter as well. A poor voter leads to poor selection of the political party. Poor selection of the political party in power leads to devastation for any country. Then threat to human rights. Way forward क्या है? Legal reforms has to be there, journalist protection has to be brought, public awareness should be brought, and media pluralism should be there, like encourage diverse ownership and funding models to reduce susceptibility to various pressures. ठीक है, so these are some of the points that is extra that you have to read. Well, and then further, India's press freedom ranking, we already have covered more about World Press Freedom Index. Now we are on World Press Freedom Index, so इसके बारे में भी जान लेते हैं. World Press Freedom Index ranks countries annually based on the level of freedom available to journalists. Developed by Reporters Without Borders. ये detail है जो हमने already देख लिया. और Nordic countries like Norway, Finland, Sweden consistently rank highest. Scores क्या होते हैं यहाँ पे? It ranges 0 best to 100 words with higher score indicating more freedom. All obviously. So these are some of the factual information about the अब now जो organization जो संस्था रिपोर्ट जो कि ये प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिलीज करती है, दैट इज रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स. उसके बारे में थोड़ा जान लो. रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स कौन है? RSF, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. इट्स अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. यूपीएससी इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछता है कि ये एक इंस्टीट्यूट है या ये प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है या क्या है. तो दिस इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एडवोकेटिंग फॉर फ्रीडम ऑफ press and journalist right globally, not just India. Founded in 1985 in Montpellier, France, RSF has consultative status. So what does it have? It is a consultative status at the United Nations and UNESCO. So this is factual information about Reporters Without Borders, which brings Press Freedom Index. ठीक है? Then further, what else you need to know? Comparison with other nations we already looked at.
इन द आर्टिकल ट्रेंड्स इन फ्रीडम इंडेक्स क्या है हमने पहले देख लिया, ग्लोबल डेवलपमेंट भी देखा। अब कंक्लूजन इस टाइप के क्वेश्चंस में, इस टाइप के टॉपिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाना, क्योंकि आप अपने कंक्लूजन तो लिख नहीं सकते हो, आप ऑथर नहीं हो, आप स्कॉलर नहीं हो भाई। तो ठीक है, तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ कंक्लूजन यू कैन कम अप विद। Despite slight improvements, India's press freedom ranking remains unsatisfactory, echoing persistent concerns. तो पहले बता दिया सिचुएशन क्या है। सेकेंड, द ग्लोबल लैंडस्केप प्रेजेंट्स अ वेरी सिनेरियो, तो जो ग्लोबल सिनेरियो उसका काफी वैरी है, चेंजेस, इट इज क्वाइट डायनामिक with shifts in press freedom observed across nations. That is there. Ongoing developments underscore the complex challenges faced by media freedom, requiring continued vigilance. So अब हमने थोड़ा सा इसको फ्यूचरिस्टिक आउटलुक दे दिया कि जरूरत क्या है। So requiring continued vigilance and efforts to safeguard journalistic independence. ठीक है, so ये जो पॉजिटिव आउटलुक या सॉल्यूशन बेस्ड आप लाइन से कंक्लूड करते हो किसी भी आंसर को, दैट इज रिक्वायर्ड। ऑलराइट, so this is all about today's daily newspaper analysis. I end this session. I'll see you tomorrow. Keep reading, keep revising, बच्चों. All the best.